कार्तिक के साथ जीवन एक बहुत बड़े से झरने के सामने खड़ा था। ये झरना पृथ्वी के किसी भी झरने से बड़ा था। यहाँ तक कि ये झरना नायाग्रा फॉल्स से भी काफी बड़ा था और ये काफी ज्यादा ऊंचाई से सीधा गिर रहा था। उसका ढाल कुछ इस तरह का था जैसे किसी प्राकृतिक नदी ने इसे नहीं बनाया हो, बल्कि किसी समझदार शिल्पकार ने इसे अपनी कल्पना के अनुसार एक एक टुकड़े को सजाते संवारते हुए बनाया हो। ऊपर लगभग 200 फुट की ऊंचाई से पानी की बहुत मोटी मोटी धारें नीचे गिरकर सफेद धुएं में बदल रही थी। इसके बावजूद वे धारें उन पत्थरों को काट नहीं रही थी, बल्कि बड़ी सफाई से नीचे गिरने के बाद उन पर फिसलते हुए आगे जाकर गायब हो जा रही थी। नीचे गिरने के बाद वो पानी की धार कुछ दूर आगे जाने के बाद नीचे गहरी खाई में समाती जा रही थी और उसके चारों तरफ एक इंद्रधनुष का नजारा बना हुआ था। ये इंद्रधनुष उस झरने के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इस तरह से फैला हुआ था कि दूर से देखने वालों को सिर्फ ये झरना और इंद्रधनुष ही दिखाई देता और उसके पीछे छुपा हुआ पहाड़ नजर से ओझल बना रहता। इसलिए दूर से देखने वाले को ये समझना बहुत मुश्किल होता कि वहां उस झरने के पीछे एक पहाड़ भी है। उसे बस ऐसा लगता जैसे कहीं दूर से आसमान में बहती हुई नदी सीधे अचानक नीचे आकर गिरने लगी है। तो यही है वो जगह। कार्तिक ने जीवन से पूछते हुए सवालिया नजरों से कहा, हाँ यही है। ये बहुत सुरक्षित जगह है। मैं पिछले कई 100 सालों में शायद ही किसी को यहां लाया हूं, लेकिन ये भी है कि इन पिछले 100 सालों में ऐसी कोई जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। नागमणि की शक्ति इतनी काफी थी कि उससे मिलने वाली ऊर्जा से हमारे सभी तरह के काम हो जाते हैं। शायद कलयुग के आने के बाद ये पहली बार है कि हमें अंदर जाने की जरूरत पड़ गई है। और मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है कि शुरू में मैंने तुम्हें शक की नजर से देखा था। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे तुमसे इस जगह को बचाना चाहिए, लेकिन अब मैं जानता हूं कि अगर मेरे पास कोई है जिसे मैं इस जगह ले जा सकता हूं तो वो तुम ही हो। इसलिए अब हमें मिलकर ये काम करना चाहिए। जीवन के उस पर विश्वास जताने से अच्छा महसूस करते हुए कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, अब चलो, कम से कम मुझे भी इस बात की खुशी है कि कर्ण पिशाचिनी ने जो कुछ कहा था उसकी दिशा में हम एक कदम आगे तो बढ़े हैं। हमें राहुकाल की शक्तियों से बचने के लिए एक टीम बनानी है और हमें मिलकर काम करना था। शायद यहां से हमें मिलकर काम करने की शुरुआत करनी होगी और फिर आगे जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमें अपनी टीम में किस किस की जरूरत है और राहु काल की शक्तियों से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात की शुरुआत हो जानी चाहिए क्योंकि जैसा कि बेताल ने बताया उस हिसाब से बहुत वक्त नहीं है हमारे पास। और सबसे पहले हम नागलोक और शुष्क लोक की दीवार तोड़ दें तो हमारा आधा काम हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार इन दोनों लोकों की कलह ने ही कलयुग को मौका दिया था और उसने तबाही मचाई थी। लेकिन इस बार अगर सब साथ मिलकर किया जाए तो शायद हम इस तरह की तबाही होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो और बताओ कि हमें क्या करना है, कार्तिक ने कहा। उसकी बात सुनकर जीवन 2 कदम आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से जाकर एक यंत्र हवा में बनाया। वो यंत्र एक षटकोण की तरह था जिसमें 6 बड़े बड़े हिस्सों पर कुछ अलग अलग अंक बने हुए थे। उसने उनको दबाना चालू किया और उसके साथ कुछ बुदबुदाने लग गया। कुछ समय बाद उसने एक दूसरे क्रम में अंकों को दूसरी तरफ से दबाना चालू कर दिया। कार्तिक देख रहा था कि इसी के साथ जिस जगह पर वे खड़े थे वहां पर उनके पैरों के नीचे एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म बन गया था, जैसे वो कांच का प्लेटफॉर्म था। ऐसा सोचकर कार्तिक ने उस पर दबाव डालकर देखा, लेकिन
वो कुछ और ही पदार्थ था। उस पर खड़े होकर कार्तिक ने फिर से देखा, लेकिन जीवन अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा ध्यान उसी को संचालित करने में लगा रहा था। उसकी अगली कोशिश के बाद वो प्लेटफॉर्म हवा में थोड़ा और ऊपर बढ़ गया और इसी तरह जैसे जैसे जीवन यंत्र को चलाता रहा, उनके आसपास से एक पारदर्शी कवच बनने लगा। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके सर के ऊपर से पूरा बनते हुए उसमें एक अंडे का आकार आना शुरू हो गया। कुछ समय बाद वो पूरी तरह एक पारदर्शी अंडे के अंदर थे। ये देखने में तो कांच के जैसा कोई पदार्थ था, लेकिन ये कांच नहीं था। और कार्तिक देख रहा था कि जीवन उस यंत्र के माध्यम से उसे आगे की ओर जाने को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ा रहा था। और वो यंत्र उस अंडे के संचालक की जगह आकर एक हैंडल जैसा बन गया था। उसे जीवन किसी प्रकार से आगे की तरफ चलाते हुए ले गया। वो यान जल्दी ही तेजी से गिरते हुए भारी पानी के ठीक नीचे चला गया। अगर ये कोई साधारण तरह का विमान होता तो 200 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए पानी के प्रहार से वो यान टुकड़े टुकड़े हो जाता या फिर कहीं दूर बह जाता। लेकिन वो उस भारी पानी की धार के बीच से इस तरह गुजर रहा था जैसे मक्खन के बीच से छुरी गुजरती है। कुछ समय बाद वो विमान उस पानी की धार को पार करके दूसरी ओर पहाड़ के करीब पहुंच गया। कार्तिक ने देखा कि अब उनके सामने उस पहाड़ का वो हिस्सा था जिसमें अंदर एक बहुत बड़ी गुफा बनी थी। लेकिन इस गुफा के ऊपर भी उसी तरह का एक पारदर्शी कवर चढ़ा हुआ था जिस तरह की चीज से वो विमान बना था। उनके नीचे एक गहरी खाई थी। जीवन ने यान को संचालित करने वाले उस यंत्र को वहीं पर रख दिया और आंखें बंद करके अपने आप को एकत्रित करते हुए एक दूसरे यंत्र का निर्माण किया। उस पर भी उसी तरह के बहुत से अंक बने हुए थे और उन अंकों का संचालन करते हुए अब उस गुफा के बाहर बने हुए उस दरवाजे को खोलना था। जैसे जैसे वो दरवाजा खुलता जा रहा था, वैसे वैसे इस अंडे जैसे यान की सतह उस दरवाजे की सतह में मिलती जा रही थी। ये सुरक्षा का काफी अच्छा इंतजाम है। अच्छा है, चलो कम से कम ये देखकर खुशी होती है कि तुम लोगों ने नागमणि को बहुत सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है। कार्तिक ने ये सारा इंतजाम देखकर जीवन से प्रशंसा के स्वर में कहा। जीवन ने गंभीरता से हामी में सर हिलाया। हाँ, ये बात सही है, लेकिन नागमणि के लिए जितनी भी सुरक्षा की जाए कम ही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे सारे संसार की ऊर्जा इधर की उधर हो सकती है। इतनी कीमती चीज को रखने के लिए सुरक्षा के सर्वोच्च स्तर की ही पहरेदारी लगाई जानी चाहिए। इसलिए यहां ब्रह्म स्तर की नागमणि की ऊर्जा की सुरक्षा है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर ब्रह्म ऊर्जा स्तर के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। अगर आ भी सकता है तो सिर्फ वही आ सकता है जिसके पास यहाँ की चाबी हो, जिसे अभी की यात्रा में मैंने अपनी शक्तियों से खोला है। कार्तिक ने अपने मन में आता एक सवाल जीवन से पूछा, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर यहाँ पर आने वालों को जिस चाबी की जरूरत पड़ती है वो ब्रह्म ऊर्जा के बिना रहने वालों को भी यहाँ पर ला सकती है, तो फिर तुम्हें ये चाबी कैसे मिली? निश्चित रूप से ये बनाने वाला यहाँ पहली बार आने वाला व्यक्ति ही रहा होगा और उसके पास ब्रह्म ऊर्जा रही होगी। जीवन ने कार्तिक की बात स्वीकारते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही है। दरअसल ब्रह्म ऊर्जा वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि यहाँ खुद ब्रह्मलोक के मुख्य अभियंता ही आए थे। खुद सप्त ऋषि ने नागमणि को यहाँ पर रखा था और यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता भी उन्होंने ही बनाया था, जो कलयुग के आने से ठीक पहले मेरे पिताजी से संचालित होता था। उन्हीं की वजह से मुझे भी इसकी जिम्मेदारी मिली है। कलयुग के आने पर युद्ध के कमान संभालने का काम उन्हीं को मिला था। इसका मतलब तुम्हारे पिताजी तक्षक पर देवताओं को बहुत भरोसा था। जीवन ने कार्तिक की बात स्वीकारते हुए अपने पिता के प्रति गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वे एक बहुत ईमानदार और शक्तिशाली व्यक्ति थे और उन्हीं की वजह से नागमणि को इस स्थल पर नागों की सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। यही वजह थी
जिससे शुष्क लोक के केशव को उनसे नाराजगी हुई थी। हालांकि वे पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे और उसी नाराजगी की वजह से ये सारा गलतफहमी का माहौल बना, जिसने आगे जाकर बहुत कुछ गलत कर दिया। ये कहकर जीवन उदास हो गया। उसे वे सारे पुराने दिन याद आ रहे थे जिनमें उसने अपने पिता के साथ युद्ध के तरीके और शासन के गुण सीखे थे। कार्तिक ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और कहा, अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ दोस्त। जीवन के कंधे पर हाथ रखते हुए कार्तिक ने सहानुभूति के साथ आगे कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि जब चीजें ठीक हो रही हों तो उन्हें अच्छे से ठीक कर देना चाहिए। पृथ्वी लोक की पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि भले ही किसी चीज में देर हो जाए, पर अगर वो आखिरकार ठीक हो जाती है तो फिर उसका गम नहीं मनाना चाहिए। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है। शायद कलयुग के आने के वक्त जो कुछ गलतियां सभी से हुई हैं, उन सबको सुधारने का मौका हमें राहु काल के आते वक्त मिल जाएगा और हमें इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कार्तिक ने उसकी बात में बात जोड़कर आगे कहा, ये हुई ना बात। कहकर जीवन ने कार्तिक की इस बात को स्वीकार किया और आगे की ओर देखकर नियंत्रण में कुछ और हरकतें की। कुछ देर में उनके नीचे बने हुए पुल के पैरों के नीचे से और आजू बाजू से वो पारदर्शी कवच गायब हो गया। अब वे पत्थर के एक बहुत बड़े ऐसे चबूतरे पर खड़े थे जिसके सामने एक बड़ा सा पुल था। देखते हुए ये लकड़ी के एक पुल जैसा लग रहा था, लेकिन छूने पर समझ आता था कि ये कोई और ही पदार्थ था। जीवन आगे उस पुल पर कदम रखते हुए पीछे मुड़कर कार्तिक से बोला, आ जाओ। कार्तिक अब जीवन के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वो पुल पर आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसे नीचे का नजारा दिख रहा था। नीचे खौलते लावा के जैसे किसी पदार्थ का एक बड़ा सा तालाब था जिसमें कुछ ऐसे जीव तैर रहे थे जो अग्नि शक्ति के बने हुए थे। वहां से कुछ दूर ऊपर तक लावे की भभक उठ रही थी, लेकिन वो इतनी ऊपर तक नहीं आ पा रही थी कि उस पुल को किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाए। वे काफी देर तक उस पुल पर चलने के बाद एक दूसरी गुफा जैसी आकृति के सामने पहुंचे। ये जैसे इस गुफा के अंदर दूसरी तरफ की गुफा थी। जैसे जैसे वो दोनों उसके करीब पहुंचे, उसके साथ के दरवाजे पर बना हुआ पारदर्शी कवच साफ दिखने लगा। उस कवच पर जीवन ने आगे बढ़कर अपना हाथ लगाया और जैसे उसका हाथ उस पर लगे किसी सेंसर पर पड़ा हो, किसी फोन के सेंसर की तरह जीवन के हाथ को उस दरवाजे के रक्षा कवच ने पहचान लिया और दरवाजा खुलने लगा। उनके सामने अब एक लंबी सुरंग थी। आगे सुरंग में गुजरते हुए कार्तिक सोच रहा था, ये आखिर क्या चीज है ये नागमणि। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक का अगला हिस्सा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।